अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले तमाम ही नाज़रीन को आपके अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स चैनल हुक पे खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ही खैरियत से होंगे। मैं मोनिस कादरी और नईम उल हक फ्लोरिडा से हमें ज्वाइन करेंगे। हम दोनों मेज़बानी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपको पता है कि आज का मैच पाकिस्तान का चल रहा है। पाकिस्तान ने तीसरे दिन 309 रन के खसारे में है और पाकिस्तान ने 273 रन पे टीम आउट हो गई, जिसमें एंडरसन, जिम एंडरसन एज़ यूजुअल ग्रेट एथलीट, ग्रेट बॉलर, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उसने अपने 5 विकेटें ली हैं और इंग्लैंड ने 583 रन पहले बनाए थे। पाकिस्तान को अब एक लंबा टारगेट है। पाकिस्तान को अब दूसरी इनिंग में कम से कम 309 रन करने। अजहर अली अच्छा लगा, फॉर्म में आ गए दोबारा। अजहर अली ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 141 रन पे नॉट आउट रहे, बैट कैरी किया एक तरीके से, बैट कैरी। और रिजवान एज यूजुअल वो फॉर्म में है, लेकिन उनको थोड़ा सा और अच्छा खेलना चाहिए था। खेले अच्छा, बहुत अच्छा, 53 रन किए। ये बातें तो तकरीबन चलती रहेंगी, लेकिन एक अहम खबर जो है ये, जिसमें कि हमारे लिए भी ऑनर की बात है, पाकिस्तान के लिए भी, और समझे कि ज़हीर अब्बास आज आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में अपनी लिस्ट में 3 लोगों को और इजाफा किया, जिसमें ज़हीर अब्बास पाकिस्तान से हैं और कैलिस जो है, जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के हैं, और एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है जिन्होंने के 2005 और 2013 का वर्ल्ड कप जितवाया। लेडीज खवातीन के हवाले से बात करूँ, T20 वर्ल्ड कप जितवाया इन्होंने। इनका नाम है आई थिंक लीसा लीसा स्टेलकर लीजा स्टेलकर है, इन तीनों को मिला कर ज़हीर। जैक कैलिस तो आपको पता ही है कि दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, वनडे में भी और टेस्ट मैच में भी हवाले से भी। टेस्ट मैच में भी 13,000 से ऊपर रन किए हैं। इसी तरह वनडे में भी जैक कैलिस के 11,500 से ऊपर रन हैं और 55.37 की इनकी एवरेज है और इनकी जो 45 टेस्ट सेंचुरियाँ हैं। अब अगर हम ज़हीर भाई की बात करें, ज़हीर अब्बास को हम सब जानते हैं कि एशियन ब्रेडमैन के नाम से जाना जाता है और इन्होंने इनको हॉल ऑफ फेम में ये छठे पाकिस्तानी जो कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आए हैं। हमें पता है इससे पहले हनीफ मोहम्मद, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम और वकार यूनुस इसमें शामिल थे। ज़हीर भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे चैनल की भी ज़रिए, हम तीनों की तरफ से भी। और ज़हीर भाई आपको पता है कि इनके रिकॉर्ड्स 78 टेस्ट खेले हैं, 5,000 से ज़्यादा इनके रन से, तकरीबन 62 वनडे 12 खेले। अपने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की सरजमीन पे इंग्लैंड के खिलाफ 274 रन करके दुनिया को। और स्पिनर के तो ज़ाहिर माहिर थे। अभी हमारे मेरे साथ नईम भी मौजूद है, वो भी बताएंगे। नईम को मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ, और अगर अनवार भाई ने हमारी खुशकिस्मती हो, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया तो बहुत अच्छी बात होगी इसमें एक। और मुझे खैर अगर अनवार भाई, क्योंकि मैं इन दोनों को इसलिए भी कह रहा हूँ, खैर ये तो क्योंकि ज़हीर भाई का भी ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची के मोहल्ले जहांगीर रोड से ताल्लुक था। अनवार भाई का भी ताल्लुक जहांगीर रोड से था। नईम का भी ताल्लुक जहांगीर रोड से है। और बाकी तो खालिद साहब तो जानते हैं तमाम प्लेयर्स को। हम सबके आइडियली रहे ज़हीर जी अब्बास, जी जिस भी दौर में खेला उन्होंने। तो अब मैं सबसे पहले नईम से दावत दूंगा कि नईम जो है ज़रा, और खालिद साहब को फिर हम बुलाएंगे। पहले नईम। खालिद साहब को आप जानते हैं कि मशहूर जर्नलिस्ट हैं, 17 किताबों के राइटर हैं, और इन्होंने बहुत शुक्रिया, दोबारा हमें टाइम दिया, इनका बहुत शुक्रिया। तो नईम ज़रा आपकी तरफ मैं अब चलता हूँ। नईम, आप हमारे मेज़बान नईम फ्लोरिडा से ज्वाइन थैंक यू मोनिस, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं ज़हीर भाई के बारे में कुछ बात करूं। ज़हीर अब्बास, वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। एक नाज़रीन को ये बताना भी बहुत जरूरी है कि ज़हीर अब्बास की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 108 सेंचुरियां हैं। वो वाइट एशियन है जिनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 108 सेंचुरियां हैं। तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उन्हें खेलते हुए भी देखा है और उन्हें प्रैक्टिस करते हुए भी देखा है। तो क्या जबरदस्त बैट्समैन थे। मेरे ख्याल स्पिनर पे मैंने इतना अच्छा खेलते हुए किसी को भी नहीं देखा। ऐसा नहीं कि वो फास्ट बॉलर पे कुछ कम थे, लेकिन वो बहुत बहुत जबरदस्त बैट्समैन थे, बहुत स्टाइलिश बैट्समैन थे। और ये पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि उन्हें हॉल ऑफ फेम में लिया गया है। मेरे ख्याल वो मोस्ट डिजर्विंग पर्सन थे पाकिस्तान की तरफ से। मैंने इतना खूबसूरत बैट्समैन आज तक नहीं देखा। मैं समझता हूँ कि आई मीन इट्स अनबिलीवेबल, बहुत खूबसूरत प्लेयर थे। जी बेहतरीन, जी बिल्कुल सही आपने कहा। बैक टू बैक 5 सेंचुरी करने वाली भी दुनिया के सबसे पहले प्लेयर थे ये ज़हीर अब्बास। ज़हीर अब्बास क्लब क्रिकेट को भी उसी शौक से खेलते थे। मैंने ये अनवार भाई ज़्यादा अच्छी तरह से बताएंगे, इसलिए मैंने और खालिद साहब के लिए सेक्शन छोड़ा हुआ है। लेकिन मैंने ये सुना है कि संगम के मैच वो इंग्लैंड से आके, मुझे नहीं पता ये इंग्लैंड से आके अगले दिन वो सीमेंट पे संगम से मैच खेले और उसी डेडिकेशन के साथ 100 किए। अगर उसके बाद वो कोई और भी खैर मैच मिलता नाइट मैच तो शायद वो वहां भी चले जाते, इतने वो पैशनेट। और तो अब मैं नहीं, अनवार भाई वो खालिद
खालिद साहब को आप मधु करें, मैं खालिद साहब से। खालिद महमूद साहब, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि उनको बड़ा मतलब एक हमारी विकेट होती थी वहां पे जहांगीर रोड पे, बिजली ग्राउंड कहते थे हम उसे, छोटी सी विकेट थी, हाफ विकेट, बहुत तेज होती थी वो, तो जहीर भाई वहां प्रैक्टिस करते थे और संगम के खिलाफ तो बहुत शौक से खेलते थे। ओवर टू खालिद, थैंक यू। नहीं, जहीर अब्बास की तारीफ करना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाया जाए। जहीर अब्बास एशियन बैट्समैन भी कहलाते थे और उनकी बैटिंग का स्टाइल, जैसे नईम भी कह रहे थे और मुनिस ने भी कहा, वो एक्चुअली जहीर अब्बास अपने स्टाइलिश बैटिंग की वजह से मशहूर थे। दूर दूर से लोग आते थे उनकी बैटिंग देखने और उनकी बैटिंग का शोहरत पूरी दुनिया में था, इसीलिए वो एशियन बैट्समैन कहलाने वाले पहले बैट्समैन थे। उसके बाद गवास्कर को और तेंदुलकर को ये कहा गया। तो जहीर अब्बास जो एक बैटिंग क्लास थी उनकी, और जैसे स्पिनर्स के खिलाफ वो बहुत ही अच्छा खेलते थे। फास्ट बॉलिंग पे उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन जाहिर है जिस अंदाज में स्पिनर्स को मीडियम पेसर की वो धुलाई करते थे और ऑफ की बॉल को लेग पे जिस तरह वो मारते थे, जहीर अब्बास का ट्रेडमार्क यही था कि अगर उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर गेंद होगी तो पता नहीं वो एक्स्ट्रा कवर पे शॉट लगाएंगे कवर पे, या उसी गेंद को वो मिड विकेट पे फ्लिक कर देंगे। ये जहीर अब्बास की, ऐसे हालात में कोई कप्तान अपोजिंग टीम का फील्ड सेट नहीं कर सकता। मतलब फील्ड तो आप अगर ऑफ पे गेंद को लेग पे मारने की सलाहियत जो जहीर अब्बास में थी, उनसे मिलती जुलती इंडिया के अजहरुद्दीन आए थे बाद में और वीवीएस लक्ष्मण, उनमें थोड़ी सी थी वो ये खूबी, लेकिन जहीर अब्बास इस क्राफ्ट के मास्टर थे। कि ये वैसे तो इंडियन बॉर्न बेबी है, इसको ये अडॉप्ट किया गया, ऑस्ट्रेलिया में अडॉप्ट करके ले गए थे, इन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत कामयाबी हासिल की, अभी बहुत मेंटोर के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हैं। भाई इनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि खालिद साहब आप जरा और नईम भी जैक कैलिस के बारे में बताएं, दुनिया के बहुत मशहूर, और हमने यानी हर एक के आइडियल थे वो, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट मैच हो, भरपूर प्लेयर थे, चाहे बॉलिंग हो, फील्डिंग में बेहतरीन फील्डर, यानी कंप्लीट, यानी कोई पूरा कंप्लीट पैकेज, बहुत ही रेयर केसेस है पूरी दुनिया में। तो और मैं समझता हूँ मोनिस, अगर ऑलराउंडर की बात की जाए तो बहुत से लोग सर गैरी सोबर्स, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर आप जैक कैलिस का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो उसकी 290 विकेट्स हैं टेस्ट क्रिकेट में, मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। एज ए बॉलर लोग आते हैं उनकी 300 विकेटें नहीं होती, उसकी तो एज ए ऑलराउंडर 300 विकेटें हैं, उसके 200 से ज्यादा कैच हैं स्लिप में, उसके 45 सेंचुरियां हैं और उसका एवरेज 56 प्लस समथिंग है शायद। वनडे में भी उसके ऐसी 13,000 के करीब रन है, वनडे में भी उसकी 200 विकेटें हैं। तो जैक कैलिस तो अगर कभी भी कोई टीम बनाई जाएगी, दुनिया की कोई भी टीम बनाई जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि जैक कैलिस का नाम सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए। मुझे बड़ा रिग्रेट है कि उसको उस कैलिबर का उसको उतनी अहमियत नहीं देते लोग, जितना जिस कैलिबर का वो प्लेयर था। वो तो बहुत बड़ा प्लेयर था, मैंने इतने बड़ा ऑलराउंडर बहुत कम देखा है। नहीं बिल्कुल, आप खालिद साहब देखिए, जैक कैलिस का ताल्लुक जिस मुल्क से है वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री है कि उन्होंने बहुत अच्छे ऑलराउंडर प्रोड्यूस किए, और खासकर एक ऐसे वक्त में जब साउथ अफ्रीका की टीम आइसोलेशन में थी अपार्टहेड की वजह से, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। एडी बार्लो, माइक प्रॉक्टर, क्लाइव राइस, ये 3 क्रिकेटर्स ऐसे थे जो जेन्युइन ऑलराउंडर्स, जो सही मानों में जेन्युइन ऑलराउंडर की डेफिनेशन ये होती है कि वो बॉलर, एज ए बॉलर भी टीम में सिलेक्ट हो सकता है और एज ए बैट्समैन भी हो सकता है। नईम ने तो सारे स्टैटिस्टिक्स बता दिए जैक कैलिस के। तो जैक कैलिस की में भी वही सलाहियत थी कि वो बैटिंग के बेस पे भी आ सकते थे, और अगर एज ए बॉलर, जैसे अगर 290 टेस्ट विकेट्स उन्होंने ली है तो किसी भी बॉलर के लिए फखरिया रिकॉर्ड है। तो ये ऐसे ऑलराउंडर्स बहुत कम आए हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में चूंकि एक ट्रेडिशन रही है, तो उसी ट्रेडिशन में जैक कैलिस एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर इस दौर के। शॉन पॉलक भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, लेकिन शॉन पॉलक इतने अच्छे बैट्समैन नहीं थे कि उनका सिलेक्शन एज ए बैट्समैन प्योर होता कभी भी। जैक कैलिस एक ऐसे बैट्समैन थे जो एज ए बॉलर भी खेल सकते थे, पूरे वो फुल बॉलर थे, एक होता ना पार्ट टाइम बॉलर कुछ। तो जैक कैलिस को बिल्कुल डिजर्व्ड ऑनर, और इस दौर के अजीम तरीन ऑलराउंडर्स में से एक, और बिल्कुल जो एक जेन्युइन ऑलराउंडर की डेफिनेशन है, तो जैक कैलिस बिल्कुल उसी तरह एडी बार्लो, माइक प्रॉक्टर और क्लाइव राइस, ये मैं साउथ अफ्रीका के कंटेम्पररीज बता रहा हूँ, ये बिल्कुल उसी तरह के क्रिकेटर थे। अब ये बदकिस्मती रही हम लोगों की कि हम लोग इन प्रॉक्टर, बार्लो और क्लाइव राइस को इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देख सके। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेचारे खेलते रहे, इंग्लैंड काउंटी में ये छाए रहे। ये 4 नंबर पे बैटिंग करते थे, ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर पे, टॉप ऑर्डर बैट्समैन और जेन्युइन फास्ट बॉलर।
तो अब इससे अच्छा क्या ऑलराउंडर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। ज़हीर अब्बास ने इस बड़ा खुशी का इज़हार किया जब उनको इस लिस्ट में शामिल किया। उन्होंने अपनी फैमिली का शुक्रिया किया, अपने हम वतनों का शुक्रिया अदा किया उनके मैसेज में, और उन्होंने सबसे बढ़ के आईसीसी का शुक्रिया किया जो उनके मेंबर्स में सुनील गावस्कर और दीगर लोग शामिल थे। उन्होंने उनको और ये ऑनर दिया गया। जावेद मियांदाद ने भी उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया और बहुत उनके साथ मेमोरीज अपनी शेयर की। उनके वीडियो जावेद मियांदाद के लिंक पे आप जाएंगे तो मिलेगा। ज़हीर अब्बास ने न सिर्फ आईसीसी का शुक्रिया किया बल्कि उन्होंने सबसे आखिर में जो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, उन्होंने क्रिकेट का शुक्रिया अदा किया कि जिनकी वजह से वो आज इस मुकाम पे हासिल है और पूरी दुनिया में मशहूर। उनके उनके फैन फॉलोअर्स जो है खाली रिस्ट्रिक्टेड पाकिस्तान इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि इंग्लैंड में वो ग्लेस्टरशायर से खेलते, ग्लेस्टरशायर में उनको समझे कि बस हम क्या कहते हैं, खुदा माना जाता था उनके नाम, इस तरीके से उनको पूजा जाता था, और उन्होंने उनका भी बहुत शुक्रिया अदा किया। बाकी अब अगर आप कुछ और कहना चाहें तो अनवार भाई, इत्तेफाक से नईमुल हक के बड़े भाई अनवारुल हक, जिन्होंने 108 तकरीबन फर्स्ट क्लास मैच किए, वो हमें ज्वाइन करना नहीं कर सके, लेकिन वो चूंकि वो जहांगीर रोड पे रहते थे, ज़हीर भाई को बहुत क्लोज वॉच करते थे, और बाद एक ज़माने में नईम ने हमें बताया कि उन पे इल्ज़ाम क्या, उनको यानी कहा यह जाता था कि आप ज़हीर अब्बास की कॉपी करते हैं, और अनवार ने फर्स्ट क्लास टेस्ट पे तकरीबन दस्तक दिए हुए थे, टेस्ट मैच खेलने ही वाले थे, और ओपनिंग उस ज़माने में नंबर 1 ओपनर्स में थे, टॉप रेटेड ओपनर्स में थे, और बाकी खालिद साहब भी जानते हैं। फिर इसके बाद हम मैच पे आ जाते हैं। नहीं खालिद साहब, कुछ अनवार भाई के बारे में। फिर हम अनवारुल हक बहुत अच्छे ओपनिंग बैट्समैन थे, सॉलिड ओपनिंग बैट्समैन थे, और अनवारुल हक की खूबी ये थी कि वो जेन्युइन फास्ट बॉलर, तेज से तेज बॉलर आ जाए वो बिल्कुल नहीं घबराते थे, और ये उनकी बहुत बड़ी बैड लक थी कि उनको जो 2-3 चांसेस मिले, उसको हम सेमी इंटरनेशनल मैचेस कहते हैं, जब उस जमाने में, अब तो फर्स्ट सेमी इंटरनेशनल मैचेस का रिवाज रहा नहीं, टेस्ट मैचेस वनडे या T20 होते हैं। पहले जमाने में जब टीमें आया करती थी बाहर की, तो वो प्रैक्टिस मैचेस खेलती थी जिनको फर्स्ट क्लास मैचेस होते थे, तो उसमें उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाता था जो फ्रिंज क्रिकेटर्स होते थे, जो टेस्ट क्रिकेट पे नॉक कर रहे होते थे या वनडे इंटरनेशनल में। तो अनवार को 2-3 दफा चांस मिला, लेकिन वो, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो चांस का फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि उनके साथ कुछ ज्यादती हो गई। वो ओपनिंग बैट्समैन थे, उनको नीचे भेजा गया, एक में गालिबन वो रन आउट हो गए। तो अनवार को मेरे ख्याल से वन ऑफ द वेस्टेड टैलेंट्स भी कहा जा सकता है। वो पाकिस्तान के लिए खेलते तो मेरे ख्याल से खासा पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। बिल्कुल नहीं, मैं अब आज के मैच पे हम आ जाते हैं, जो तीसरा दिन पाकिस्तान ने कुछ कमबैक किया, तो आप कुछ बताएं। नहीं, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कमबैक किया। मैं जो इस मैच को देख रहा हूँ, पाकिस्तान को तो एक ऐसा टाइम था, आई थिंक अनवारुल हक, देखो अगर वो पे आ रहा है तो कुछ हेलो, कब आ रहा है? जी अनवर भाई आए। हेलो, हाँ अनवर, पिक्चर आनी होगी तुम्हारी, तुम लाइन पे आ गए हो। नहीं, आ जाएगी पिक्चर भी। हाँ चले आप बोले, आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, तो आ जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो मैं पहले दिन से शुरू करता हूँ मैच। हमने पहले दिन मैच शुरू किया तो हमने उन्हें पकड़ लिया था, अच्छा पकड़ लिया था, 127 में हमने उनके 4 आउट कर दिए थे। अब वहां पे वही लैक ऑफ कैप्टनसी कह लें आप उसको, जब दो नए बैट्समैन क्रीज पे आ जाते हैं तो आपको एक कम से कम सिली मिड ऑफ, सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग, उस वक्त यासिर शाह गेंद भी बहुत अच्छी कर रहा था, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर बनाना था, तो हम वो प्रेशर नहीं बना सके, हम एक स्लिप से खेलते रहे। शॉर्ट लेग हमने थोड़ी बहुत खड़ा किया था एक आध थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर जब उन्होंने मारना शुरू कर दिया तो हमने थोड़ी सी फील्ड भी खोल दी, तो हम उनको प्रेशर नहीं बना सके। फिर जो कर्ली है उसने बैटिंग भी अच्छी की। बटलर तो मैंने हमेशा से कहा है, बटलर इस टाइप का प्लेयर है कि वो थोड़ी देर रुकता है तो वो मैच को बिल्कुल बदल देता है। हालांकि इस मैच में वो इस तरह नहीं खेला, वो बहुत डिफेंसिव तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन वो थोड़ा रुक के खेला, उससे बेहतर वो खेलना था। कैरली ने बहुत अच्छी खासी बैटिंग की, बहुत अच्छा मारा, बहुत खुल के मारा, एक तो वहां से लूज कर गए। वहां पे हमने उनसे तकरीबन 600 रन बनवा दिए। फिर जब हमारी बैटिंग आई तो हमारी बैटिंग का तो बस वही सिलसिला चल रहा है। शान मसूद ने एक मैच में 150 किए, तीसरी दफा वो बिल्कुल उसी तरह आउट हो गया जिस तरह आउट हुआ है। असद शफीक पिछले 5 मैचों से बिल्कुल इसी तरह आउट हो रहा है, बल्ला रख देता है, वो आउट हो गया। और फिर अजहर अली ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया, बहुत अच्छी बैटिंग की, नॉट आउट गया 140 145 रन। रिजवान बहुत अच्छा खेलता है, बहुत गट्सी है, उसने भी 53 रन किए। तो पाकिस्तान ने एटलीस्ट थोड़ी बहुत बेहतर बैटिंग की है, कुछ थोड़ा सा कमबैक किया, फॉल ऑन हो गया। लेट्स सी कि अब क्या होता है। मोनिस, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो,
जी जी अनवर भाई, हाँ अनवर भाई, जी जी आवाज आ रही है अनवर भाई, आपकी तस्वीर नहीं आ पा रही। अनवर नीचे से कैमरा ऑन करना पड़ता है, नीचे टैप करो, उल्टे हाथ पे कैमरा होगा, उल्टे हाथ पे आपके लेफ्ट नीचे की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल नीचे उंगली मारोगे कैमरा आ जाएगा। बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ जाएगी। वो तो चल लेकिन अनवर भाई आ जाए ना तो मैच वो हमारा सीक्वेंस मुकम्मल हो जाएगा। खालिद साहब ने बहुत अच्छा बोला, आपने बहुत अच्छा बोल दिया, तो अब वो फिनिश। खालिद से इतने में तुम कमेंट्स ले लो, मैं अनवर को बहन को कॉल करके मैं थोड़ा सा हट के कॉल कर रहा हूँ। चले सही है, आप खालिद बस खालिद से लो। जी जी खालिद साहब आप मैच के बारे में कुछ अगर कहना। देखिए आज के तो मैच को 3 दिन हो चुके हैं, हमारी आपकी डिस्कशन इस टेस्ट मैच से एक दिन कबल हुई थी जी, और हमने जो स्क्रिप्ट दिया था, हमने जो असेसमेंट दी थी, वो तकरीबन मोर और लेस स्पॉट ऑन रही है ना। हमने यही कहा था कि अगर इंग्लैंड की बैटिंग हो गई और इंग्लैंड ने 400-500 रन कर लिए तो पाकिस्तान के लिए कम बैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। मैंने कहा ना, दुनिया में 1-2 ही टीमें हैं जो 500 रन खाने के बाद भी उसमें कम बैक करने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है ना। और उसमें पाकिस्तान जाहिर शामिल नहीं है उन टीमों में। तो पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जब 583 रन हो गए तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास एक ही था कि पाकिस्तान अब इस मैच को किसी तरह ड्रॉ कर ले। तो इंग्लैंड में ड्रॉ करना भी मैच को इतना आसान नहीं होता, और ये भी हमने पिछले अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि ओवरहेड कंडीशंस इंग्लैंड में पिच के साथ साथ काफी उसका असर होता है। तो जैसा कि आपने देख लिया, ये पिच बहुत आसान है, लेकिन फिर भी जब गेंद रिवर्स करता है या गेंद स्विंग करती है तो बैट्समैनों के लिए इतना आसान नहीं रहता। और जैसे जिस किस्म के एंडरसन और ब्रॉड बॉलर हैं, ये तो यार किसी विकेट पे भी गेंद को स्विंग करने की सलाहियत रखते हैं, और ये इन्होंने करके नई बॉल से ये ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो कल जो नई बॉल का स्पेल एंडरसन ने किया, 3 विकेट जब उसने ले लिए थे तो पाकिस्तान की बैटिंग की कमर तो वैसे ही तोड़ दी थी, क्योंकि उसमें बाबर आजम का भी विकेट था जो सबसे कीमती विकेट था। आज पाकिस्तान के 2 विकेट जल्दी गिर गए, लगता यही था कि शायद जैसा कि शायद फिर कोई एक प्रोसेशन होगा, लेकिन अजहर अली मेरे ख्याल से इतना अच्छा फॉर्म उनका नहीं था, कुछ उनका किस्मत ने साथ दिया, और कुछ जो इंग्लैंड के बैकअप बॉलर्स हैं उन्होंने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, और खास के जो उनके स्पिनर हैं, हालांकि बेस उसने विकेट तो एक लिया, लेकिन बेस पाकिस्तान के खिलाफ स्पिनर जनरली इनइफेक्टिव होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ चूंकि आर्चर नहीं विकेट ले सका, वरना अगर आर्चर का स्पेल हो जाता या वोक्स का, वो बीच में अगर सपोर्ट कर देते तो पाकिस्तान के लिए इतने रन भी मुश्किल होते हैं। लेकिन बहरहाल अजहर अली ने और रिजवान ने एक पार्टनरशिप लगाई जिसकी वजह से पाकिस्तान ने थोड़ा सा गैप को क्लोज कर दिया है। पाकिस्तान आउट ऑफ डेंजर नहीं हुआ। फॉलो ऑन, अच्छा फॉलो ऑन की जहां तक बात है, चूंकि पाकिस्तान की बैटिंग, अच्छा इंग्लैंड ने ऐसी फील्डिंग की है जैसे कि पता नहीं वो क्या कर रहे थे, क्या 2 ओवर में 3 या 4 कैचेस एंडरसन की बॉलिंग पे न्यू बॉल से छूटे हैं। अब ये क्रिकेट में इसको किस तरह जस्टिफाई किया जाएगा, इंग्लैंड के क्रिकेट कोचेस जाने। उनके मतलब एंडरसन की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अगर आप दिखा सके तो दिखा दें। ये मेरे ख्याल में एक इनिंग्स में तो 4 कैच छूट सकते हैं 100 ओवर में, लेकिन 2 ओवर में अगर 4 कैच, और जिस तरह ब्रॉड और उनके स्लिप के फील्ड्समैन है जिनको प्रैक्टिस कराई जाती है उनके फील्ड, तो जिसको अच्छा इस तरह के कैचेस तो छोटी टीमें छोड़ा करती हैं, हांगकांग की टीम छोड़ती है या यूएई की टीम छोड़ती है या स्कॉटलैंड की। इंग्लैंड की टीम होते हुए अगर 4 कैचेस, और वो एंडरसन बेचारा 600 विकेट लेने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है, और जो सूरत हाल हुई, बहरहाल एक उन्होंने मेहरबानी की इंग्लैंड के फील्डर्स ने कि नसीम शाह का कैच पकड़ लिया। तो इंग्लैंड के हाथ में ये मैच है। अब वो कैचेस अगर छोड़ते रहेंगे अगर अगले 2 दिन भी, तो मैच पाकिस्तान हो सकता है ड्रॉ कर जाए, पाकिस्तान जीत तो नहीं पाएगा, लेकिन इंग्लैंड के फील्डर्स ने जो फराक दिली दिखाई है वो बिल्कुल मेरे ख्याल से हैरत है सबको इस पे। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं दूसरा। अच्छा खालिद साहब और नईम में ये देखें कि उनकी फील्ड पोजीशन कैसी है, जो फील्ड सेटिंग कर रहे हैं उनकी और हमारी फील्ड पोजीशन, इनको जरा सा कंपैरिजन करें। हालांकि हमारे बॉलर की भी बहुत, यानी कि बहुत टेल हाई थी, समझे जिस वक्त उन्होंने ग्रिप किया मैच शुरू हुआ, इनकी भी बहुत शुरू में भी इन्होंने ग्रिप किया। तो किस तरह उन्होंने अपनी मुस्तकिल फील्ड को रखा, उन्होंने फिर पाकिस्तान को ग्रिप किया। मेन जो डिपेंड कर, नो डाउट कैचेस भी छूटे, लेकिन उनकी फील्ड पोजीशन और हमारी फील्ड पोजीशन में क्या, उन्होंने भी ज़ाहिर है एक लंबी पार्टनरशिप पाकिस्तान की भी एक थोड़ी सी चली अजहर का और रिजवान की, लेकिन उनके शोल्डर डाउन नहीं हुए और वो मुस्तकिल लग रहे हैं, उनके बॉलर एक ही। तो उस बारे में आपके क्या ख्याल? देखिए मोनिस, बात यह है इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो दोनों टीमें हैं इसमें 2 डिस्टिंक्ट बड़े क्लियर बिल्कुल फर्क है। इंग्लैंड का कैप्टन, हम जो रूट पे बात कर रहे थे, जो रूट ने ठीक है स्कोर नहीं किया, लेकिन जो रूट तो एक बड़ा पॉजिटिव कैप्टन है और जाहिर उसको सपोर्ट है, उसको कोई उसकी कप्तानी खतरे में नहीं है, उसके अंडर में टीम बहुत अच्छा खेल रही है, ठीक है ना। तो जो कप्तान उनका हमारे कप्तान से बहुत बेहतर है, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। दूसरा एक जो बिल्कुल फैक्ट है, देखे ना हम क्रिकेट में फैक्ट पे बात करते हैं,
पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं, आपने अच्छा कहा टेल्स अप का लफ्ज तो मैं एग्री करता हूं आपसे, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो तो हाईली रेटेड इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर्स है ना। इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं ब्रॉड और एंडरसन, वो 500 विकेटें 600 विकेटें, अच्छा 600-500 विकेटें टेस्ट मैच में आपके ख्याल में क्या आसानी से ली जा सकती है? उसके पीछे बहुत तजुर्बा होता है और फिटनेस होती है, सब कुछ। देखिए ना एंडरसन ने कि गेंदों पे 4 कैचेस छूटे 2 ओवर में, लेकिन इसके बावजूद उसने अगले ओवर में फिर भी विकेट ले ली, और वो अभी सेकंड इनिंग में भी विकेट तो लेगा मेरा ख्याल है, अगर मतलब जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है न्यू बॉल के साथ। तो पाकिस्तान के बॉलर्स अच्छे थे, पाकिस्तान के बॉलर जानदार थे, लेकिन पाकिस्तान के पास तजुर्बे की कमी थी। और जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड की टीम के शोल्डर इसलिए नहीं ड्रॉप हुए, वो तो कमांडिंग पोजीशन में इस मैच में तो, और 100 रन की क्या 200 रन की भी पार्टनरशिप हो जाती तो इंग्लैंड को कोई इतना ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, वो ये है इंग्लैंड ने फॉलो ऑन दे दिया है, पाकिस्तान को टाइम नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम में मैच था, इसलिए जब पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हुई तो और बैड लाइट थी उस वक्त, लाइट सही नहीं थी, तो पाकिस्तान को अपनी इनिंग्स सेकंड इनिंग्स स्टार्ट करने का मौका नहीं मिला। तो पाकिस्तान को अब 2 दिन है टोटल, और कल अर्ली स्टार्ट नहीं हो रहा, नॉर्मल टाइम पे ये स्टार्ट होगा, अंपायर्स ने और मैच रेफरी ने ये फैसला किया है। तो मसला ये है कि इसमें एक चीज जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया और जो कर लेना चाहिए, उसमें वेदर का अमल दखल हो सकता है। बारिश, मुसलसल बारिश तो शायद 2 दिन ना हो, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा वक्फे से होती रही तो इंग्लैंड के बॉलर्स का थोड़ा रिदम डिस्टर्ब हो सकता है। तो पाकिस्तान का मुकाबला बारिश के साथ है, अगर कुदरत ने मेहरबानी की, कोई 1 सेशन 2 सेशन वॉश आउट हो गए तो पाकिस्तान की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। अब पाकिस्तान 300 रन के खसारे में है, तो अब इस रन इतने तो पाकिस्तान नहीं कर सकता, 500 के इतना टाइम नहीं है कि 2 दिन में कि पर इंग्लैंड को आउट करेंगे। तो इंग्लैंड की टीम ये मैच हार तो नहीं सकती। तो सीरीज तो लामाला अब इंग्लैंड ये जीत चुका है, आया वो 1-0 जीतेगा या 2-0, ये एक कल या परसों पता चल जाएगा। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि पाकिस्तान हेड्स डाउन करके खेले, टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेले। इनके ओपनर्स, एक अच्छा मौका है 2 दिन में, और कुछ अगर बारिश की वजह से, अब देखिए 2 दिन इंग्लैंड के बॉलर्स थके हुए हैं, उन्होंने फॉलो ऑन आपको इसलिए दिया, अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती तो इंग्लैंड 3-4 घंटे बैटिंग करता, 200 रन बनाता, पाकिस्तान को 500-550 रन का टारगेट देता, जो नामुमकिन होता उस टाइम में। लेकिन इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया, वो इसके बावजूद के पूरे दिन आज वो बॉलिंग करते थे, उन्होंने फिर भी फॉलो ऑन दिया। वो उसकी वजह वेदर फोरकास्ट है, इंग्लैंड चांस नहीं ले रहा, वेदर से की वजह से इंग्लैंड की टीम एब्सोल्युटली सेफ है। वेदर की वजह से कि इंग्लैंड ये मैच नहीं हार सकता, अगर पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा भी फाइट बैक कर गई इंग्लैंड को 150 रन का भी, तो टाइम नहीं बचेगा इस मैच में, और वेदर का भी एक फोरकास्ट है अमल दखल होने का। लिहाजा इंग्लैंड की टीम मेरे ख्याल पूरा दे विल गो ऑल आउट। अब वो डिपेंड जो होगा इंग्लैंड का, मेरा ख्याल है उनकी फील्डिंग और कैचिंग पे होगा। अगर उन्होंने जिस तरह, अगर आज बटर्ड फिंगर जिस तरह दिखाए हैं, अगर इस तरह उन्होंने कैचेस छोड़ दिए और पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को वो चांसेस दिए जो उन्होंने टेलेंडर्स को दिए, तो अजहर अली को तो शुक्रगुजार होने चाहिए इंग्लैंड के फील्ड्समैन क्या कि वो नॉट आउट आ गए, वरना वो तो आउट हो जाते ना, मतलब आखिर में। और आखिर में देखो ना, नया बॉल था, स्विंग कर रहा था, मेरी तो नईम साहब से बात भी हुई थी, जब न्यू बॉल आई थी तो हमारी आपकी बात हुई थी, मैंने कहा इसको सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होगा और यासिर शाह मारेगा, और यासिर शाह मारने उसी में, अगर वो ऐसा 6 विकेट गिरे थे ना, न्यू बॉल आई थी, अगर वो फेस पाकिस्तान 10 ओवर निकाल देता विदाउट लूजिंग ए विकेट, भले रन कम बनते, तो शायद अभी तक बैटिंग चल रही होती। मेरे ख्याल से मोनिस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने जो जितनी ये विकेट एनालाइज की है, अगर इस विकेट पे आप 15 से 16 ओवर नए बॉल के निकाल दो, अगर आप पाकिस्तान की इनिंग भी देखो, और ये टेस्ट नहीं, पाकिस्तान की आप तीनों टेस्ट में देख लो, हमारे 10-15 जो 20-16 ओवर होते हैं वो निकालने हमें मुश्किल हो रहा है, उसी में हम 3-4 विकेट अपने दे देते हैं। तो अगर कल भी हमने 15-16 ओवर सरवाइव कर लिए नई बॉल से, तो फिर भी इस विकेट में कुछ नहीं है, विकेट बहुत अच्छी है। नहीं, एक बात और भी होती है, जो आप 15-16 ओवर कह रहे हैं ना, तो वो 15-16 ओवर उनके जो बेस्ट बॉलर्स हैं ना, ब्रॉड एंडरसन, वो डालते हैं। उसके बाद तो उनकी सेकंड वो आ जाती है ना लाइन, आर्चर और वोक्स। आर्चर बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत तेज है, लेकिन पता नहीं वो विकेट नहीं ले पा रहा, और इंग्लैंड के लिए, मेरे इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट के लिए ये मुश्किल होगा कि आर्चर के साथ वो कंटिन्यू करें, क्योंकि जितना भी तेज बॉलर है, अगर वो विकेट नहीं ले पा रहा तो, अच्छा उसको वो मेलकम मार्शल समझते थे जब उसको ला रहे थे पिछले साल, वो उसको मेलकम मार्शल बनाना चाहते थे कि वो 90 माइल से ऊपर गेंद करता है, और उसी तरह जिस तरह मेलकम मार्शल बैट्समैनों की लाइन लगा दिया करते थे, लेकिन वो मार्शल नहीं बन सका। अब उसके मुतालिक खुद इंग्लैंड के जो कमेंटेटर्स हैं या इंग्लैंड के एनालिस्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो एक कुछ अरसे सर्वाइव वो करेंगे, लेकिन वो मेलकम मार्शल नहीं बन पाएंगे। ठीक है ना, मेलकम मार्शल की जो पेस थी, मेलकम मार्शल की जो क्लास थी, वो तो मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर थे ना। आर्चर इज अ वेरी एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट, आर्चर इज अ वेरी मतलब प्रॉमिसिंग क्रिकेटर, लेकिन आर्चर इज नॉट ए ग्रेट क्रिकेटर अभी तक।
भाई मुझे ये हमारे जो तेज बॉलर हैं, नसीम शाह बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बहुत अच्छा एक्शन है, स्पीड भी है, हर चीज है, लेकिन 4 मैचों में उन्होंने 4 इनिंग में 5 इनिंग में मेरे ख्याल से 4-5 यार जितनी नहीं भी इनिंग हुई है, एक नहीं एक अभी आउट मैं किया उन्होंने। नहीं अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि ये पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं ये ओवर रेटेड है ना, इस पे तो हमें कोई मतलब शर्म नहीं, ये बिला बात हुई झिझक ना कह देना, ओवर। ये ओवर रेटेड बॉलर्स है ना। ये तो मतलब देखो ना, एक दो टूर्नामेंट में, एक दो मैचेस में तो कोई भी परफॉर्म कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको कहा ना, आर्चर बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन अब खुद अगर आप उसको मेलकम मार्शल कहेंगे, इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी को अगर आप वसीम अकरम कहेंगे, तो मेरे ख्याल से आप शाहीन अफरीदी के साथ ज्यादती करेंगे। या नसीम शाह को आप डायरेक्ट किसी सरफराज नवाज से या इमरान खान से मिला देंगे तो ये ज्यादती होगी, है ना। तो आपको चाहिए कि जो एक बॉलर है वो उसको चलने दें। नसीम शाह प्रॉमिसिंग बॉलर है, मैंने कहा 90 माइल्स की स्पीड से गेंद करता है, लेकिन इसका मतलब दूसरी टीमें भी तो खेल रही है ना, उनको भी पता है। और अच्छा, नसीम शाह को हमने देखा ना कि नसीम शाह बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उसमें तजुर्बे की कमी है, उसमें तजुर्बे की कमी है। और तजुर्बा कहाँ होता है? तजुर्बा काम वही होता है जब कोई पार्टनरशिप बिल्डअप हो। अगर कोई बैट्समैन अंडर प्रेशर है उसको तो आप यार ऐसे भी आउट कर लेते हो। जब पार्टनरशिप बिल्ड होती है, किसी को वर्क करके आउट करना, कोई अच्छे बैट्समैन को आउट करना, वो अच्छे, जैसे एंडरसन या ब्रॉड ने अपने करियर में कितनी मुशक्कतें की हैं, उसके बाद एंडरसन और ब्रॉड बने ना, ऐसे तो नहीं राइट बने। राइट। हाँ जी मोनी साहब। हाँ नहीं नहीं, इंग्लैंड और पाकिस्तान की अब ये दो दिन पाकिस्तान, हम तो उम्मीद करते हैं कि कुछ मौसम की भी मेहरबानी हमारे साथ हो, और कुछ पाकिस्तान के बैट्समैन भी कुछ, वही नईम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा या खालिद साहब ने भी, कि हेड डाउन थोड़ा सा कर लें। तो जो फेज एक, नो डाउट उनके बॉलर बैक टू बैक बहुत स्ट्रांग बॉलर हैं, तो जो ऊपर की टियर है वही इतनी खतरनाक है, 600 और 500 विकेटों वाले बॉलर्स हैं, फिर आर्चर आ जाता है, फिर बेस आ जाता है, लेकिन ये वुड आ जाते हैं। इसी तरह इनकी इनकी बॉलिंग लाइन तो बहुत स्ट्रांग है, और फील्डिंग लाइन भी आजकल उन्होंने आज कैच छोटे हैं। लेकिन ये कि 2 दिन हम तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि अल्लाह करे मौसम भी कुछ हमारा साथ दे दे, और हम और पाकिस्तानी बैट्समैन भी दोबारा अपने आप को एक इन बात कर। और मोनिस, जो इंग्लैंड की इस वक्त बैटिंग है, जो ओपनर है इनके सिबली और बर्न्स, और बर्न्स जो भी उनकी पूरी बैटिंग लाइन है, इतनी वीक बैटिंग लाइन मैंने अपनी पूरी इंग्लैंड की उसमें नहीं देखी। वो तो मैं उसने एग्री करता जॉन हूँ, मैं टर्नी ने एग्री रन करता कर हूँ दिए। मैं नहीं नहीं, मैं नदीम आपके बात की बिल्कुल मैं इंडोर्स करता हूँ। इंग्लैंड इज ए ब्रिटल बैटिंग लाइनअप, बिल्कुल सही है। और उनके दो बैट्समैन बहुत अच्छे थे, एक रूट और स्टोक्स। स्टोक्स तो हैं भी नहीं। स्ट्रोक्स तो है नहीं। तो, तो अब इसमें बटलर की आप बात कर रहे थे, बटलर तो बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर इनिंग्स खेला। बटलर बिल्कुल। ऐसा बटलर थोड़ी है, तो बिल्कुल यार, अच्छा बाद में, लेकिन बटलर की ईमानदारी है या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, उसने पोस्ट मैच इंटरव्यू में इस चीज को कंसीड किया, एडमिट किया है कि वाकई मैं नर्वस था और क्राउले से ज्यादा नर्वस था। हालांकि वो अपना 23 साल का है और फर्स्ट सेंचुरी बनाई उसने, लेकिन ये तो बिल्कुल किसी स्टेज पे लगा ही नहीं कि बटलर खेल रहा है। अच्छा, जी जी। बटलर स्कोर तो कर गया, बट इट वाज अ वेरी एक जिसे कहते हैं अनइम्प्रेसिव इनिंग्स थी ये इनकी। और मैं नहीं समझता कि इससे बटलर के कोई रैंकिंग में तो इजाफा हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड की में जो एक प्रॉब्लम है विकेट कीपर बैट्समैन का, बेयरस्टो भी लाइन में है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बटलर की रेपुटेशन कोई बढ़ी हो इस इनिंग से, कि बटलर ने कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेली। अच्छा, होना ये चाहिए था जब इंग्लैंड इतनी कमांडिंग पोजीशन में चला गया था ना क्राउली और इनके पार्टनरशिप के बाद, और जब बटलर था तो उसके वक्त तो इंग्लैंड को हिट आउट करके 500 से 600 रन तो 10-12 ओवर में चले जाना चाहिए था। लेकिन इंग्लैंड ने ऐसा, वो सिंगल डबल भी खेलते रहे और उन्होंने इतने ओवर्स कल जाया कर दिया। वो तो इतने मतलब पाकिस्तान के साथ गैप है मतलब दोनों टीमों में, इसलिए इंग्लैंड यहाँ निकल जाएगा, ये मैच जीत भी जाएगा। लेकिन अगर उसके सामने ऑस्ट्रेलिया जैसा अपोनेंट होता या इंडिया जैसी टीम होती तो मुश्किल हो जाती। हाँ बिल्कुल दुरुस्त। अब बस हम इसको प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले बस मैं नईम और आपसे बोलूंगा कि कल 2 दिन के लिए बस हम क्या स्ट्रेटेजी, आपने भी बता दिया, आपने भी बता दिया, और बस मौसम अगर हमारे फेवर करे तो फिर हम, खालिद साहब आप कुछ अल्फाज बोलें और फिर नईम, फिर हम रैप अप करते नहीं, मैच तो देखिए ना, पाकिस्तान वर्सेस वेदर है। अब पाकिस्तान का मुकाबला मौसम के साथ है। अगर मौसम खराब रहा और मुसलसल खराब रहा तो ही पाकिस्तान ये मैच सेव कर पाएगा। इंग्लैंड की फील्डिंग होगी खराब, कैचेस तो छूटते हैं, क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो दर्जनों के हिसाब से कैचेस छोड़ेंगे। इसीलिए मुझे तो बहुत कम है कि उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच बचा जाएगा। हैं। जी नईम, आप क्या मेरे बोलेंगे? मेरे हिसाब से तो मैंने जो पहले भी कहा था, अभी फिर मैं दोबारा उस बात को रिपीट करता हूँ। एक तो नई बॉल का सर्वाइवल है, प्लस असद शफीक, शान मसूद, फवाद आलम, इनका बहुत बड़ा टेस्ट है कल। अब तो हमने तो बातें शुरू कर दी थी शान मसूद के 100 करने के बाद के पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन, न्यू टेस्ट कैप्टन। हम लोग तो शुरू कर देते हैं ना, एक टेस्ट में अगर आदमी ने कुछ कर दिया तो हमने बातें शुरू कर दी थी कि न्यू टेस्ट कैप्टन।
तो खैर वो तो सवालिया निशान बन गया। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप एक मैच में 100 करें और फिर नेक्स्ट 5 इनिंग में कुछ ना करें। शान पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, असद शफीक कि ये इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर उसके टेस्ट कैरियर के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि असद शफीक भी पिछले 5 मैचों से 5 इनिंग से कुछ नहीं कर पाया। फवाद आलम पे बहुत बातें हो रही थी, अल्लाह करे वो भी रन करे, क्योंकि उसका एक स्टांस का एक अजीब सा मसला बना हुआ है, पूरी दुनिया में उस पे स्टांस पे बातें होती है। तो 2 तो आउट कर दिया उसने, वो तो 2 3 से 4 आउट कर देता। आई डोंट नो उसको उस वक्त चेंज क्यों किया गया, मेरी समझ में नहीं आया। असद शफीक को गेंद दे दी, आप वो तो फवाद आलम से कराते रहता है, असद शफीक को क्यों दे दी? उसने तो 2 आउट कर दिए थे, खैर उसको चेंज कर दिया। बहरहाल कल ये 4-5 बैट्समैन है, अगर ये कुछ करते, अजहर अली की फॉर्म में आना, रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, बड़ा गट्सी प्लेयर है, विकेट कीपर तो एक्सीलेंट है। तो लेट्स सी क्या होता है, और फिर अगर वेदर ने साथ दिया तो फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हाँ नहीं, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा आबिद के लिए भी जरूर, खालिद साहब आबिद के लिए भी जरा सॉरी कुछ। मैं आबिद को भूल गया। जी फिर हाँ, फिर खालिद साहब के पास आते हैं फिर। हाँ, आबिद के बारे में बता रहे थे आप। नहीं कुछ कह रहे थे वो। पहले आप आबिद को कहना, आबिद के बारे में कुछ। आबिद को मैं ये कह रहा था, एक सेकंड, मैं आबिद को कह रहा था जो मैंने उसकी टेक्निक देखी है मोनिस, वो एशिया में तो बहुत रन, यहाँ भी बेचारा कोशिश कर रहा है अपनी, ऐसा नहीं कि वो गलत सलत शॉट करके आउट हो रहा है, ही ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन उसकी जो टेक्निक है एशियन विकेटों पे तो वो बहुत रन करेगा, लेकिन जहां वो इंग्लैंड आएगा अल्लाह करे कि कल वो रन करे, और ऑस्ट्रेलिया जहां थोड़ा बाउंस होगा, गेंद स्विंग होगा, वहां पे उसकी थोड़ा टेक्निक का प्रॉब्लम है, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर हिम, बेचारा कोशिश कर रहा है, लेट्स सी। जी खालिद साहब। देखिए नईम उल हक साहब की 2 बातों पे मैं थोड़ा सा कुछ कमेंट करना चाहूंगा। इन्होंने अभी बात की थी एंडरसन और ब्रॉड के 500 विकेटों वाले, 500-600 विकेटों वाले हैं। तो भाई देखिए वो 500-600 विकेटों वाले हैं, और इंग्लैंड का टोटल भी इसमें 600 के करीब है। तो जब ये 2 500-600 विकेटों वाले 600 रन उनके पीछे हों तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो ये एक इंग्लैंड के लिए, तो इंग्लैंड के बॉलर एक तो ऑलरेडी खतरनाक थे, तो इसमें इस सिचुएशन में वो और ज्यादा खतरनाक हो गए। और जहां तक रही पाकिस्तान की बैटिंग की, जैसे भी नईम कह रहे थे कि इंग्लैंड की बैटिंग ये बहुत दिनों के बाद इतनी कमजोर बैटिंग नजर आ रही है, तो यही हाल तो यार पाकिस्तान की बैटिंग का भी है ना, कि कोई आपका उस तरह की एस्टैब्लिश हमारी तो हमेशा से कमजोर रही है भाई। नहीं इसमें मिसबाह उल हक नहीं है, इसमें यूनुस खान नहीं है ना, कि इस तरह का उनके जाने के बाद। हाँ नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ, तो उनके जाने के बाद इंग्लैंड में आप पहली दफा गए, तो इस हिसाब से तो अब आप इस बैटिंग से अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2 दिन मेरिट पे निकाल लेंगे, तो ये तो मतलब मेरिकल हो जाएगा, मेरिकल ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा खालिद साहब आपने और नईम उल हक आपने भी। और हम आप बस इस प्रोग्राम का ख़त्म इसी बात पे करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कल इंशाल्लाह मैच में पाकिस्तान 309 रन, सबसे पहले 309 रन का हदफ है वो उसको मुकम्मल करे, और तमाम ही बैट्समैन जो कि हमारे आबिद से लेके और शान मसूद, बाबर आजम और ये असद शफीक, फवाद आलम और अजहर अली और रिजवान तो अच्छे फॉर्म में है, इन लोगों को बहुत अच्छे रन, बॉडी लंबी स्टे करना पड़ेगा। हमारे एक प्लान के साथ जाएंगे और डिटर्मिनेशन के साथ जाएं, गिव अप ना करें, शोल्डर डाउन नहीं करें, और इसी उम्मीद के साथ हम करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान इस मैच को कम से कम ड्रॉ करने में भी कामयाब हो जाएगा। बहरहाल मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ खालिद साहब का भी और नईम का भी। फिर इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।